हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 37वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, डायरेक्ट जो है जनता नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। राष्ट्रपति किसके सहयोग से कार्य करता है? तो मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करता है। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति को अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करने का वैधानिक अधिकार प्रदान है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल 213 अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। चलिए देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का मतदान कैसा होता है? गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखिए, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बताइए, क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति की योग्यता में क्या आवश्यक नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, पढ़ा लिखा हो। तो ऐसा कोई जो है आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो। वह निरक्षर भी है तब भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसकी आयु जो है 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, अर्थात जो है लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 58(1) के अनुसार राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? ये बताया गया अनुच्छेद 58(1) में, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु जो है 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। साथ ही साथ जो है वह किसी लाभ के पद पर ना हो और चित्त विकृत दिवालिया ना हो, मतलब जो है पागल या दिवालिया ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, बताइए, समता का अधिकार किसमें प्रदान किया गया है? देखिए, यहाँ मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और यदि जो है समता की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, समता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में किया गया है। बताइए, कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में समता का
जो अधिकार है 5 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता की बात की गई है और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। मतलब जो कर लगाता है विधेयक वो विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। अर्थात जो है वह धन विधेयक है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ती है। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 117। देखिए अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 110 क के उपखंड क से लेकर च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाले विधेयक अर्थात धन विधेयक और संशोधन विधेयक मतलब जो है संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब यदि कोई धन विधेयक है या जो है संविधान संशोधन विधेयक है उसे संसद में तभी जो है पुनर्स्थापित किया जा सकता है अर्थात जो है पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उस पर पूर्व अनुमति दे दे। ठीक है, अन्यथा ऐसे विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 था। 1813 से 1823 में लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था और इसी के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 1814 से 1816 तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो आप लोग सुने होंगे सुगौली की संधि, काफ़ी चर्चा में रही है। नेपाल और भारत के मध्य जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसके संदर्भ में काफ़ी सुगौली की संधि चर्चा में रही है। तो बताइए सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। सुगौली की संधि, और इसी संधि से जो है आंग्ल नेपाल युद्ध जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 1823 था। 1815 में सुगौली की संधि हुई थी जिससे यह युद्ध समाप्त हुआ। 1815 में जो है सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी और इसको अनुमोदित कब किया गया था? 1816 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म असुमेलित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। तो ये जो है सुमेलित है। फिर आता है आंग्ल नेपाल युद्ध अभी आप लोग पढ़े हैं। तो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। तो ये भी सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। तो ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ था। ठीक है, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी लोग पढ़े हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1800
1813 से लेकर के 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग क्या था, गवर्नर जनरल था। और 1817 से 1818 में जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था, ना कि जो है कॉर्नवालिस था। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1799 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, बेलेजली के शासनकाल में हुआ था। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। बक्सर युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। अच्छा बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सर थॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर है ए 1820 से 1827। देखिए थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर था। इसने दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली व्यवस्था को लागू किया था, जिसका क्या नाम था, रैयतबाड़ी व्यवस्था। रैयतबाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता भी पूछा जाता है। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, थॉमस मुनरो और कैप्टन रेड थे। ठीक है, और सर्वप्रथम यह व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई थी। इसको याद रखिएगा कि रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई थी। इसके पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्सों में, असम और कुर्ग अर्थात जो है कर्नाटक के विभाग में लागू की गई थी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बी जामनगर। जामनगर कहाँ पर है, जामनगर है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, देखिए भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए ये आपकी जो है पृथ्वी है और बीच से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में 10 डिग्री, यहाँ पर जो है 10 डिग्री, और जो है साउथ में 10 डिग्री, इसके बीच में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है और तापमान क्या होता है, उच्च होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी जो है ज़्यादा होता है। देखिए सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, जो कि विस्तारित है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के अक्षांश के मध्य विस्तारित है। यहाँ पर जो है अधिकतम मात्रा में वर्षा होती है और तापमान उच्च होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं और इसमें पादप और प्राणियों का विकास हो पाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताइए सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बी जम्मू कश्मीर में।
देखिए देखिए सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम परिवर्तित करके सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। चलिए कल के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति। देखिए दूसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट ए है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है। बताइए राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल ये राइट है। कारण आर है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होती हैं। तो ये आपका बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होती हैं बल्कि विधायी नियंत्रण में होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है 28 जनवरी 1950। और उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में स्थापना हुआ था और 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसके प्रथम न्यायाधीश थे एच.जे. कनिया थे। एच.जे. कनिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। अच्छा बताइए, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में किया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे। पढ़ चुके हैं आप लोग, रिवीजन करते रहिए। और फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1937 में। याद है कि नहीं? फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई थी। उस समय फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए। मॉरिस गुएर थे। कौन थे? मॉरिस गुएर। सब आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, रिवीजन करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसमें निहित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, संसद। संसद जो है भारतीय उच्चतम न्यायालय के अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित कर सकता है। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 33 तो न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। चलिए देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। बताइए किससे मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, गाइगर काउंटर से। हाइड्रोमीटर से जो है जल के घनत्व का मापन किया जाता है। और एक होता है हाइग्रोमीटर, कंफ्यूज मत होइएगा हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है और हाइड्रोमीटर से जल के घनत्व का मापन किया जाता है। सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। अमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। बताइए जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है,
प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? बताइए कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, दोनों, ए तथा बी दोनों, मतलब प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा असुमेलित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, ओणम। ओणम जो है आंध्र प्रदेश का त्यौहार नहीं है। कहाँ का त्यौहार है? तो ओणम केरल का त्यौहार है, केरल। बिहू असम का त्यौहार है, सुमेलित है। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है और बैसाखी पंजाब का त्यौहार है। देखिए 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कितनी है? 17 है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। चलिए देखते हैं, देखिए 10वां क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? बताइए कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, छत्तीसगढ़ में। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।